मेरे पॉलिटिकल साइंस अचीवर्स कैसे हैं आप सभी। आई होप दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगाकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों मैं हाजिर हूँ आपके सामने टीजीटी के लिए। यूपी टीजीटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों हम लोग 15 से 20 क्वेश्चन हम इस प्रैक्टिस सेट में करेंगे दोस्तों। और माफ़ी चाहूँगी सबसे पहले तो देर में उपस्थित होने के लिए दोस्तों। थोड़ा सा स्वास्थ्य मेरा थोड़ा अस्वस्थ हो गया था जिस कारण से मैं थोड़ा सा लेट हो गई प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने में। तो दोस्तों आज हम पहला यहाँ पे प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और इसमें हम लोग 20-20 क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। आप देखिएगा कि कितने आपके क्वेश्चन सही होते हैं। और जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो पूरा एक मॉडल पेपर 63 क्वेश्चंस का भी हम लोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज का प्रैक्टिस सेट और देखते हैं पहला क्वेश्चन। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक में कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट शब्द जो है वो प्रयोग किया गया है। आपको बताना है किस में किया गया है। और देखिए ऑप्शंस हैं सिटीजन एंड चर्चमैन, सिटीजन एवं चर्चमैन, सिटीजन एंड चर्चमैन, सिटीजन और नॉट चर्चमैन। ठीक है, तो आपको बताना है क्या आंसर होगा इसका। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिटीजन एंड चर्चमैन। ठीक है, आप भी अपना आंसर जो है गैस करते रहिएगा, मुझे बताते रहिएगा कि क्या आंसर आपके कितने क्वेश्चन सही रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों के कार्यों का उदारवादी सिद्धांत है। आपको बताना है कौन सा इसमें से उदारवादी सिद्धांत है। उपयोगितावाद, श्रमिक संघवाद, श्रेणी समाजवाद या फांसीवाद। तो इनमें से कौन सा जो है वो आपका उदारवादी सिद्धांत है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ए हो जाएगा, उपयोगितावाद। इन जो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं इसके अनुसार यही सही बैठ रहा है, क्योंकि श्रमिक समाजवाद और श्रेणी समाजवाद ये दोनों ही समाजवाद से रिलेटेड हो जाएंगे। फांसीवाद जो है वो निरंकुशतावाद से संबंधित हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शंस को देखते हुए यहाँ पे ए उपयोगितावाद जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। किस आधुनिक राजनीतिक विचारक ने सर्वप्रथम विश्व का ध्यान पुलिस राज्य की अवधारणा से कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की ओर जो है आकर्षित किया था। तो किसने किया था। मार्क्स ने, रूसो ने, बेंथम ने, लास्की ने। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों कि सबसे पहले लोक कल्याणकारी राज्य की जो सिद्धांत है एक तरीके से किसने विकसित किया था। पुलिस राज्य की धारणा से कल्याणकारी राज्य की ओर सबसे पहले कौन लेकर आया था। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लास्की यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते को सिद्धांततः प्रतिपादित करता है। जो सामाजिक उत्पत्ति जो राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत है वो क्या प्रतिपादित करना चाहता है ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है राज्य बनने से पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहा करता था, राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, या फिर राज्य शक्ति का परिणाम है, राज्य विकास की स्वाभाविक प्रक्रिया का परिणाम है। तो कौन सा सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया है। तो क्या राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये तो दैवीत्पत्ति सिद्धांत में माना गया है। राज्य को शक्ति का परिणाम माना है, ये भी नहीं माना है। राज्य का विकास जो है स्वाभाविक बताया नहीं, इन्होंने कहा है समझौते के द्वारा राज्य का विकास जो है वो हुआ है। तो इनसे कौन संबंधित है। पहला, यानी कि राज्य बनने से पहले मनुष्य जो था वो प्राकृतिक अवस्था में रहता था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो इस तरीके के क्वेश्चन है दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरीके की जो परिभाषाएं अक्सर पूछी जाती हैं तो इन्हें बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। तो देखते हैं ये प्राकृतिक अवस्था शांति, सुरक्षा, पारस्परिक सहायता तथा सद्भाव की अवस्था थी। उसकी एकमात्र दुर्बलता यही थी कि उसमें नागरिकों को लागू करने वाले मजिस्ट्रेट का अभाव था। प्राकृतिक अवस्था का इस प्रकार का चित्रण किसने किया है। हॉब्स ने, बेंथम ने, रूसो ने, लाक ने। तो बेंथम तो पहले ही यहाँ से हट जाएगा क्योंकि समझौतावादी विचारक ही नहीं है। अब बचते हैं 3। इनमें से किसका ये कथन होगा दोस्तों। तो ये कथन हो जाएगा लॉक महोदय का। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही प्राकृतिक अवस्था का इस प्रकार का वर्णन जो है वो किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हॉब्स ने संविदा सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और अपने उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट के द्वारा कीजिए। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शन दिए इन्होंने। छोटा कर लेते हैं थोड़ा। चलिए, तो पहला जो कथन है वो कह रहा है कि हॉब्स प्राकृतिक अवस्था को पूर्व सामाजिक के रूप में रेखांकित करता है। दूसरा कह रहा है हॉब्स के अनुसार कुछ व्यक्तियों में आत्म परीक्षण की मूलभूत प्रवृत्ति होती है। तीसरा कह रहा है
प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन एकाकी, दयनीय, अप्रिय, पशुवत और संक्षिप्त था। या फिर चौथा कह रहा है, हॉब्स का मानना था कि यदि संप्रभु द्वारा व्यक्ति के आत्मपरीक्षण के अधिकार को बाधित किया जाए तो व्यक्ति उसकी आज्ञा पालन से इनकार कर सकता है। आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से जो ऑप्शन है वो सही हो जाएंगे। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा दोस्तों, देख लेते हैं। इसमें से सही चुनना है हमें। तो क्या सब पहला कथन देखते हैं कि हॉब्स प्राकृतिक अवस्था को पूर्व सामाजिक के रूप में रेखांकित करता है। तो बिल्कुल पूर्व सामाजिक के रूप में वो रेखांकित करता है कि ये पूर्व सामाजिक था। ठीक है, दूसरा देखते हैं, हॉब्स के अनुसार कुछ व्यक्तियों में आत्म परीक्षण की मूलभूत प्रवृत्ति होती है कि वो क्या करते हैं, आत्म परीक्षण करते हैं। क्या ऐसा होता है? तो बिल्कुल दोस्तों ऐसा नहीं होता है। अगला है, प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन एकाकी, दयनीय, अप्रिय, पशुवत और संक्षिप्त था। बिल्कुल सही, ऐसे ही उन्होंने प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया है। और चौथा कथन कह रहा है कि राज्य का मानना है कि यदि संप्रभु द्वारा व्यक्ति के आत्मरीक्षण के अधिकार को बाधित किया जाए तो वो उसकी आज्ञा पालन से इनकार कर सकता है। बिल्कुल सही है। सबसे पहले राज्य के विद्रोह का अधिकार देने वाले, विरोध का अधिकार देने वाले हॉब्स ही थे दोस्तों, जिन्होंने ये अधिकार दिया था। तो इस प्रकार हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, रूसो के राज्य दर्शन की सामान्य इच्छा प्रतिनिधित्व करती है। किसका प्रतिनिधित्व करती है? बहुमत का, लोकमत का, सामान्य हित की, सामान्य चेतना का या दार्शनिकों के मत का। तो ये किसकी प्रतिनिधित्व करती है? तो सामान्य हित की, समान चेतना का। ठीक है, आसान प्रश्न था। अगला क्वेश्चन है, लेवियाथन के प्रति यह किसने कहते हुए उसे जला दिया था कि मैंने कभी कोई ऐसी पुस्तक नहीं देखी जिसमें इतना राजद्रोह और अधार्मिकता भी भरी हो। तो कौन थे? क्रॉमवेल, कैरेंडल, बर्क या C.E. वागन। ठीक है, 8 नंबर के लिए अपना उत्तर देखिएगा क्या होगा। तो 8 नंबर के लिए दोस्तों हमारे यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैरेंडल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करते हैं ताकि आपका समय जो है वो बच सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हॉब्स का नाम सामान्यतः संप्रभुता के निरंकुश शक्ति के सिद्धांत के साथ जोड़ा जाता है, किंतु यह सिद्धांत उसके व्यक्तिवाद का आवश्यक संपूरक था। यह कथन किसका है? C.L. वेपर का, माइकल ओकशॉट का, लियो स्ट्रॉस का या H.B. सेबाइन का। तो किसका कथन था दोस्तों ये? तो ये है H.B. सेबाइन का, G.H. सेबाइन का, G.H. सेबाइन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मॉर्गेनथाउ की शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत का क्या उद्देश्य है? आपको बताना है कि मॉर्गेनथाउ ने जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया है उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा करना, न्यायपालिका की सर्वोच्चता की सुरक्षा करना, सामाजिक संविदा सिद्धांत की सुरक्षा करना या एक दल के शासन को सुनिश्चित करना। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित करना यहाँ पे जो है वो मॉन्टेस्क्यू का उद्देश्य है। ठीक है, आसानी सवाल था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वक्तव्य प्लेटो का है? मैं राज्य हूँ, ये तो नहीं है। राज्य ईश्वर पर पृथ्वी का अवतरण है। आप मुझे बताइए कि ये कोटेशन किसकी है? प्लेटो की नहीं है, किसी और की है। आप मुझे बताइए कौन किसकी है? राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, ये भी बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों। प्लेटो की नहीं है, परंतु किसकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, तो यही जो हो जाएगा दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा। राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, किसने कहा है? प्लेटो ने कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस विचारक ने अपनी रचनाओं में संप्रभुता शब्द का प्रयोग नहीं किया है? तो हॉब्स, बेंथम, लॉक या ऑस्टिन। किसने संप्रभुता शब्द का प्रयोग नहीं किया है दोस्तों? तो लॉक ने संप्रभुता शब्द का प्रयोग नहीं किया है। ठीक है, वो किस प्रकार की स्वतंत्रता की बात करते हैं? तो वो बात करते हैं यहाँ पे सीमित स्वतंत्रता की। और हॉब्स किस प्रकार की स्वतंत्रता की बात करते हैं? तो ये करते हैं निरंकुश स्वतंत्रता की। ठीक है, और ऑस्टिन ने क्या दिया है? एकत्ववादी जो सिद्धांत है वो अद्वैतवादी जो सिद्धांत है संप्रभुता का, वो इन्होंने प्रतिपादित किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। और बेंथम ने क्या दिया है दोस्तों? बेंथम की भी चर्चा कर लेते हैं। इन्होंने उपयोगितावाद का सिद्धांत जो है वो दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। संप्रभु का परम शक्तियों के औचित्यपूर्ण बताने के लिए नियम की अवधारणा का प्रयोग किसने किया? बताना है। आपके ऑप्शन हैं बोंदा, रूसो, हॉब्स या हीगल। तो संप्रभु का परम शक्तियों को औचित्यपूर्ण बताने के लिए निगम की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? तो ये किया है दोस्तों हीगल ने।
13 नंबर के लिए आपका क्या हो जाएगा सही आंसर? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन यह नहीं मानता कि संप्रभुता विभाज्य है? बार्कर, लास्की, डिग्बी या हॉलैंड? कौन कहता है कि संप्रभुता विभाज्य नहीं है, यानी कि कौन यह मानता है कि संप्रभुता विभाज्य है? कौन यह नहीं मानता है? ठीक है, तो आपको बताना है। तो ये किसका कथन हो जाएगा दोस्तों? कौन ऐसा है जो नहीं मानता कि संप्रभुता जो है वो विभाज्य है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बहुलवाद का पिता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है गियरके को, सिडनी वेब को, लिंडसे को या लास्की को। तो सभी जो है वो बहुलवादी विचारक हैं, लेकिन किसे माना जाता है? गियरके को बहुलवाद का पिता जो है वो माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकलवाद का राजनीति विज्ञान में क्या अर्थ है? एकात्मक सरकार, विश्व सरकार, केवल एक ही ईश्वर का अस्तित्व या संपूर्ण शक्ति एक ही केंद्र बिंदु पर केंद्रित? तो क्या है एकलवाद का यहाँ पे अर्थ? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, संपूर्ण शक्ति का एक ही बिंदु पर केंद्रित होना, यानी कि संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत की ओर चर्चा कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 17। निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत का पोषक नहीं है? बहुलवादी सिद्धांत का पोषक कौन नहीं है बताना है। लिंडसे, क्रैब और लास्की, ये तीनों ही बहुलवादी हैं। हीगल जो है दोस्तों वो बहुलवादी सिद्धांत का, संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक ना होकर एकलवादी सिद्धांत का समर्थक है। अगला प्रश्न है। फ्रांस की क्रांति व्यक्तियों के अमूर्त अधिकारों पर आधारित थी, जबकि अंग्रेजों की क्रांति उनके परंपरागत अधिकारों पर आधारित थी। यह कथन किसका है? आपको बताना है कि यह कथन जो है वो किसका है। मार्क्स, लास्की, बर्क या ग्रीन? यह कथन किसका है? तो यह कथन है बर्क का। बर्क एक अनुदारवादी विचारक हैं जिनका की मानना था कि फ्रांस की क्रांति व्यक्तियों के अमूर्त अधिकारों पर आधारित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। निम्नलिखित में से किस व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक कौन है? निम्नलिखित में से व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक कौन है? रूसो, मिल, मॉन्टेस्क्यू या ग्रीन? ठीक है, व्यक्ति स्वतंत्रता की बात जब हमें आती है तो हॉब्स भी दिमाग में आता है, लेकिन यहाँ पे हॉब्स नहीं है। तो कौन हो जाएगा यहाँ पे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक? तो ये हो जाएंगे ग्रीन, मिल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न है 20वां। किसने अधिकारों को निजी तथा सार्वजनिक अधिकारों में विभाजित किया है? लॉक ने, मिल ने, बर्क ने या स्पेंसर ने? तो किसने किया है निजी और सार्वजनिक अधिकारों में विभाजित? तो ये किया है दोस्तों मिल ने। ठीक है, जेएस मिल ने। ठीक है, जेम्स मिल नहीं होगा दोस्तों, जेएस मिल होगा। जेम्स मिल जो थे वो जेएस मिल के पिता थे। ठीक है, तो हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए दोनों के ही नाम दे दे, जेम्स मिल या जेएस मिल। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा जेएस मिल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों कम समय में हमने 20 प्रश्नों को यहाँ पे हल किया। इसी तरीके की छोटी छोटी सीरीज़ मैं आपके लाती रहूँगी, ताकि आप चलते फिरते इन वीडियोज़ को देख लें और आपके 20 प्रश्न जो है वो हो जाए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा। इसी तरीके की मैं आगे और भी सीरीज़ लेकर आती रहूँगी। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छी तैयारी के साथ, ताकि आपकी तैयारी में मैं भी कुछ योगदान अपना कर सकूँ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।